Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 8th lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about the food chain and the food web, the various trophic levels, the producers and the consumers, the herbivores and the carnivores, scavengers and the ruminants, the ectotherms and the endotherms. Then we will be talking about the 10% law and the various types of efficiencies. Then we will talk about the different types of food chain like the grazing food chain and the detritus food chain. And at last, we will be talking about the stability of the food web as compared to the food chain. But before that, guys, if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. Guys, before that, I want to ask you some questions. Guys, do you know about the importance of the mangroves? What are the pneumatophores and the pneumatothores? What is the vivipary? And what are the various ecological conditions in which the mangroves can survive because of some specific ecological adaptations? If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. Let's start knowing about the trophic level. It is basically derived from a Greek word trophos, which means the nutrition, which is basically the mode of nutrition. If we are feeding on the plants, then we are the herbivores, and if we are feeding on the animals, then we are the carnivores. But some humans are feeding on the plants and some on the animals. That's why the humans are neither the herbivores and nor the carnivores. They are known as the omnivores. That is, they can feed on both the plants and the animals. इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन को हम लोग ओमनिवोर बोलते हैं क्योंकि वो प्लांट्स पर भी फीड कर सकता है एंड वो एनिमल्स को भी खा सकता है. तो गाइस बेसिकली ट्रॉफिक लेवल हुआ क्या? जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल. मतलब अगर एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज खा रही है तो जो स्पीशीज खाई जा रही है वो बेसिकली होगा लोअर ट्रॉफिक लेवल पर एंड जो उसे खा रही है वो होगा हायर ट्रॉफिक लेवल पर. इसका मतलब द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल स्पीशीज आर फीडिंग ऑन द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल स्पीशीज. इसका मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाली स्पीशीज पर फीड करेगा हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाला स्पीशीज एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाला स्पीशीज फीड करने वाला है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाले स्पीशीज पर. तो गाइस ट्रॉफिक लेवल को हम लोग और कैसे समझ सकते हैं? एक तो है कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स बेसिकली प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पर फीड कर रहे हैं, उन्हें प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से खाना मिल रहा है एंड खाने के रूप में उन्हें मिल रही है एनर्जी. लेकिन गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 4 से लेकर 5 तक ट्रॉफिक लेवल्स ही हो सकते हैं किसी भी फूड चेन में एंड किसी भी इकोसिस्टम में. आखिर ऐसा क्यों होता है? गाइस बेसिकली जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में हमारी बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. तो बेसिकली जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी पहुंचती है वो बहुत कम हो जाती है. इसीलिए हमारे सिर्फ 4 से लेकर 5 तक ट्रॉफिक लेवल्स ही हो सकते हैं. तो हमने देखा कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल फॉर द फूड एंड द एनर्जी. तो इसे बेसिकली बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल. तो गाइस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हुआ? जो कुछ बनाए. तो ऑब्वियसली हमारे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए खाना बनाते हैं एंड खुद के लिए भी वो बनाते हैं खाना. तो प्रोड्यूसर्स बेसिकली हम उन स्पीशीज को बोलेंगे जिनके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल एंड वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के थ्रू ग्लूकोज बना सकते हैं एंड उन्हें अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स. एंड गाइज हम लोग उसी खाने को यूज करते हैं अपना पेट भरने के लिए. तो प्रोड्यूसर ने अपने लिए तो खाना बनाया ही है लेकिन उसने हमारे लिए भी खाना बनाया है, उसने कुछ प्रोड्यूस किया है, फूड प्रोड्यूस किया है, तो उसे बोला जाता है प्रोड्यूसर्स. लेकिन कंज्यूमर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर की बनाई हुई चीज को
यूटिलाइज करते हैं। तो हम ह्यूमंस प्लांट्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं, तो हम हो गए हैं कंज्यूमर्स। लेकिन जैसे कि लायन है, वो डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाता, लेकिन वो कुछ हर्बीवोर्स को खाता है, जैसे कि हमारा डियर। तो बेसिकली कंज्यूमर्स क्या हुए, जो बेसिकली प्रोड्यूसर पर भी डिपेंड करते हैं एंड आपस में भी एक दूसरे को खा सकते हैं। मतलब हमारे कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। तो गाइस, हम स्पीशीज को एक और तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हुआ कि उन्हें अपने ट्रॉफिक लेवल पर रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली प्लांट्स ही हुए, प्रोड्यूसर्स को ही हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उनसे नीचे कोई भी ट्रॉफिक लेवल नहीं होता, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स आर बेसिकली प्रेजेंट एट द लोअर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब हमारे ऑटोट्रॉफ्स एंड प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते खाने के लिए। वो डायरेक्टली सनलाइट लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेकर वो अपना खाना बनाते हैं एंड इवन हमें भी प्रोवाइड करते हैं। सो द प्रोड्यूसर्स एंड द ऑटोट्रॉफ्स आर बेसिकली एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो बेसिकली गाइस, हमने देखा कि प्लांट्स में क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से उसमें होती है फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ fruits and vegetables on which we feed. Now coming to the next thing, that is the herbivore, the species which are dependent upon the producers and the autotrophs for their food. मतलब ऐसी स्पीशीज जो प्लांट्स खाती हैं, ग्रास खाती हैं, उन्हें बोला जाता है herbivore. That means the species which are feeding on the producers and the autotrophs are known as the herbivores. जैसे कि हमारी काउ, बफलो, डियर। Now coming to the कार्निवोर्स। गाइस, बेसिकली कार्निवोर्स होते क्या हैं, जो किसी दूसरी स्पीशीज को खाएं रेदर देन द प्लांट्स। मतलब अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है या फिर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खा रही है अदर देन द फ्लोरा, देन उसे बोला जाता है कार्निवोर। और प्राइमरी कार्निवोर हम उन्हें बोलने वाले हैं जो बेसिकली खाते हैं हर्बीवोर को, एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स उनको बोलेंगे जो खाने वाले हैं प्राइमरी कार्निवोर्स को। तो गाइस, ऑटोट्रॉफ्स हो गए हैं हमारे प्रोड्यूसर्स एंड हर्बीवोर्स हमारे हो गए हैं कंज्यूमर्स। लेकिन हर्बीवोर्स हमारे हुए प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर फीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स हो गए हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड द सेकेंडरी कार्निवोर्स आर बेसिकली द टर्शरी कंज्यूमर्स। तो हमने सीखा कि ऑटोट्रॉफ्स को बोल सकते हैं प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स को बोल सकते हैं कंज्यूमर, एंड हमारा प्राइमरी कार्निवोर हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जबकि सेकेंडरी कार्निवोर हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। सो गाइस, इस डायग्राम में बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है कि एक पेड़ पर डिपेंडेंट है हमारी काऊ, काऊ को खा रहा है हमारा स्नेक एंड स्नेक को खा रही है हमारी ईगल। तो बेसिकली हमारा ट्री होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, काऊ होगी सेकंड पर, स्नेक होगा थर्ड पर एंड ईगल होगी हमारी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर। तो हमने क्या देखा कि प्लांट से बेसिकली एनर्जी फ्लो करने वाली है काऊ में, काऊ से करेगी स्नेक में एंड स्नेक से करने वाली है ईगल में। तो बेसिकली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है हमारा ट्री, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है काऊ एंड थर्ड पर है स्नेक, जबकि फोर्थ पर है ईगल। तो हमारा ट्री है जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, वहां पर है प्रोड्यूसर, दैट इज द ट्री। सेकेंड पर है हमारा हर्बीवोर, दैट इज द काउ, देन द प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज द स्नेक, एंड देन द सेकेंडरी कार्निवोर, दैट इज द ईगल। तो बेसिकली गाइस, स्नेक हमारा हो गया है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड हमारा जो सेकेंडरी कार्निवोर है ईगल, उसे हम लोग बोलने वाले हैं टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि जो चीज डायरेक्टली हमारे प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे उन्हें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द बायोमास, इट इज बेसिकली द अमाउंट और द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल पर जितनी स्पीशीज हैं, अगर हम उनके मास को, उनके वेट को सम अप कर दें तो उसे बोलते हैं हम लोग बायोमास। तो गाइस, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट्स में
बहुत ज़्यादा जो वाटर कंपोनेंट होता है, लेकिन वो वाटर कंपोनेंट तो कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, तो उसका कोई बेसिकली यूज़ नहीं होता। तो हम लोग उस वाटर कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बायोमास से, इसीलिए हम लोग ड्राई बायोमास कंसीडर करते हैं अगर हमें किसी भी इकोसिस्टम के बारे में, किसी भी ट्रॉफिक लेवल के बारे में या फिर फूड चेन के बारे में कुछ भी स्टडी करना होता है। तो गाइज हम लोग वेट किस में लेंगे? ऑब्वियसली किलोग्राम्स में। तो गाइज क्या होगा जब हम लोग ड्राई बायोमास का वेट लेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मान लो हमने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का बायोमास लिया कि सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल के लिए कितना खाना है एंड उससे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसीलिए बायोमास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दैट इज इन द इकोलॉजिकल पिरामिड भी एक स्पेशल तरह का पिरामिड होता है जिसे बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें हम लोग हर एक ट्रॉफिक लेवल का बायोमास लेते हैं, उसे स्टडी करते हैं एंड उसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिससे कि हम लोग किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 10% लॉ विच वॉज बीन गिवन बाय द लिंडमैन। तो गाइज लिंडमैन लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। आखिर सिर्फ इतनी ही एनर्जी ट्रांसफर क्यों होती है? क्योंकि गाइज अगर हम लोग कोई वेजिटेबल खाते हैं, हम उसका छिलका उतार देते हैं तो उससे कुछ जो खाना है वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं तो डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, रिप्रोडक्शन में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो बेसिकली अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हमें खाएगा तो उसे कम एनर्जी मिलेगी एज कंपेयर टू जितनी हमें मिल रही थी फूड से। तो गाइज हमें पता है कि लेस देन 1% ऑफ द सनलाइट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस द फूड। मतलब हमारे टोटल प्लांट सिर्फ 1% ऑफ द टोटल रेडिएशन यूज करते हैं जो भी सन से आती है खाना बनाने के लिए, एंड उसका 10% मिलता है हर्बीवोर्स को जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। देन उसका 10% मिलता है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को एंड उसके बाद मिलता है हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स को। Guys, primary consumers are the herbivores and the primary carnivores are the secondary consumers। तो ऐसे ही होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी जाती है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है इन द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड द रिप्रोडक्शन। इसलिए सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द अपर ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज नोन एज द लिंडमैन एनर्जी लॉ। तो गाइस जो हमने इमेज पहले देखी थी उसमें हमने देखा था कि कैसे एक पेड़ पर काउ डिपेंडेंट थी, काउ पर स्नेक एंड स्नेक पर ईगल। तो ऐसा ही कुछ इस इमेज में है कि ग्रास पर हमारी काउ फीड कर रही है लेकिन सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जिसकी वजह से क्या है कि बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ब्रॉड एंड इस ब्रेथ इज कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अपवर्ड्स। मतलब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा उसमें एनर्जी कम होती जाएगी। बेसिकली गाइस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास, एनर्जी सब कुछ ज्यादा है लेकिन हमारे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर कम हो गया, थर्ड पर और ज्यादा कम एंड फोर्थ पर और ज्यादा कम। इसीलिए गाइस only 4 to 5 trophic levels are possible in any food chain. Now coming to the ecological efficiency. Guys efficiency का मतलब क्या होता है कि हम लोग कितनी अच्छे से कोई भी काम कर रहे हैं। अभी इकोलॉजिकली इसका क्या मतलब हुआ? Guys the first ecological efficiency is the consumption efficiency. गाइज हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन क्या हम लोग सब कुछ खा लेते हैं? अगर हम लोग कोई वेजिटेबल खाते हैं तो हम उसे पील आउट कर देते हैं एंड वो भी बेसिकली वेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि कंजम्पशन कम हो रही है रेदर देन जितना हमने अपनी प्लेट में लिया था उसका कुछ पोर्शन हम लोग वेस्ट कर रहे हैं एंड जितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसे बोला जाता है कंजम्पशन एफिशिएंसी। Then is the assimilation efficiency. तो गाइस एसिमिलिएशन का मतलब क्या हुआ? जब वो फूड हमारी ऑइसोफेगस से मतलब फूड पाइप से हमारे स्टमक तक जाएगा जहां पर उसकी ट्रू जो है डाइजेशन होनी है,
डाइजेशन बेसिकली होती है स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली क्या होता है, उस दौरान भी कुछ एनर्जी जो होती है फूड की वो यूटिलाइज हो जाती है, बिकॉज वी आर रेस्पिरेटिंग, हमारे अंदर सर्कुलेशन हो रहा है एंड डाइजेशन के टाइम पर भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एंड जितनी एनर्जी हमें बेसिकली टोटल मिलती है उसे हम लोग बोल सकते हैं एसिमिलेशन एफिशिएंसी। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। गाइस, हम लोग बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं खाने से, लेकिन क्या हम लोग पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज कर देते हैं? नहीं, हम लोग कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज कर देते हैं, कुछ डाइजेशन में, कुछ हम लोग इवन जब सोते हैं तब भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो गाइस, जितनी हमने एनर्जी ली थी हम लोग उसको जितना प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं उसे बोला जाता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। एंड इसे हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास कितनी एनर्जी पहुंचने वाली है इस ट्रॉफिक लेवल से। मतलब अगर कोई एनिमल हमें खाने वाला है तो उस तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है उसे भी हम लोग प्रोडक्शन एफिशिएंसी में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रूमिनेंट्स। गाइज, आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, लेकिन हाँ, आपने रूमिनेंट्स को देखा बहुत है। गाइज, हैव यू एवर सीन द काउज एंड द बफलोज जो यूजलेसली अपना मुंह चलाती रहती हैं? इवन उनके आसपास कहीं खाना भी नहीं होता स्टिल, लेकिन उनके मुंह में खाना होता है एंड वो कुछ चबा रही होती हैं। तो गाइज, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स। गाइज, बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा काउज एंड बफलोज बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेती हैं। आप उनके सामने जितना ज्यादा खाना डालेंगे वो इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेंगी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, उनमें डाइजेशन इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि उनके स्टमक में एक फूड चैम्बर होता है। वो जितना भी खाना खाती हैं वो उस फूड चैम्बर में जाकर हो जाता है स्टोर। एंड जब भी वो फ्री टाइम में बैठी होती हैं तो वो क्या करती हैं, उस फूड चैम्बर से थोड़ा सा खाना लेती हैं एंड उसे चबाना शुरू करती हैं, जिसे बोला जाता है कड च्यूइंग। एंड इस दौरान बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। And methane is one of the most important greenhouse gas which are responsible for absorbing the long radiations and heating the earth's surface। तो हमने देखा कि रूमिनेंट्स काउज एंड बफलोज को बोला जाता है जो बेसिकली फ्री टाइम में अपना मुंह चलाती रहती हैं, जिसे बोला जाता है कट च्यूइंग। एंड वो अपना खाना जब खाती हैं तो पहले अपने फूड चैम्बर में स्टोर करती हैं एंड अपने फ्री टाइम में उस फूड चैम्बर से खाना दोबारा से अपने माउथ में लेकर उसको च्यू करना शुरू करती हैं, जिससे मीथेन रिलीज होती है एंड उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो फ्री टाइम में जितना टाइम चाहे कट च्यूइंग कर सकती हैं। नाउ कमिंग टू द सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज। First is the ectotherms. Guys, these are the species which change their temperature according to the surrounding. मतलब गर्मियों में उनकी बॉडी गर्म हो जाती है जबकि सर्दियों में उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो ऑब्वियसली उन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको कोई एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती। तो एक्टोथर्म्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है अपने लिए एंड ऑल्सो उनमें एनर्जी की वेस्टेज कम होती है, तो वो बेसिकली अपने से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे एंडोथर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमंस। तो गाइस, हम में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर थ्रू आउट द समर एंड द विंटर रहता है सेम, चाहे जितना भी टेम्परेचर हो बाहर 40 to 50 डिग्री एंड 4 to 5 डिग्री। ऐसा तो नहीं होता कि गर्मियों में हमारा बॉडी टेम्परेचर 40-50 डिग्री हो जाए एंड ठंड में 4-5 डिग्री। नहीं, ऐसा नहीं होता। एंड इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सर्दियों में हम लोग मोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमें खाने की डिमांड बढ़ जाती है। एंड खाने की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बेसिकली हमें ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन गर्मियों में बॉडी पर उतना प्रेशर नहीं होता टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत है एंड बाहर का भी। लेकिन सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाने के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन रहना है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सच टाइप ऑफ स्पीशीज आर नोन एज द एंडोथर्म्स।
So ectotherms are the species which change their body temperature according to the surrounding temperature, but in endotherms the temperature of the body remains maintained, चाहे बाहर जितना भी temperature हो, such as the humans. Now coming to the scavengers. गाइज आपने कभी डिकम्पोजर्स के बारे में सुना है, जो बेसिकली हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं. मतलब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि हमारे कुछ बैक्टीरियाज एंड फंजाई होते हैं जो किसी भी, जैसे प्लांट कोई टूट गया है, उसकी लीव्स हैं या फिर कोई एनिमल मर गया है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उस पर बैक्टीरियाज लग जाते हैं. तो वो बेसिकली उस डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट को खाना शुरू करते हैं एंड वो क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में दोबारा से भेज देते हैं. एज अ रिजल्ट सॉइल हो जाती है फर्टाइल एंड दोबारा से वहां पर अच्छी खासी वेजिटेशन हो पाती है. तो डिकम्पोजर्स को ही बेसिकली स्कैवेंजर्स बोला जाता है. गाइज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी हेल्प से क्या होता है, हमारे अर्थ पर डेड एंड डिकेइंग मैटर कम हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर को खत्म करके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं एंड हेंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय ईटिंग द डेड एंड द डिकेइंग मैटर. तो हमारे कुछ बैक्टीरियाज, फंजाई एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम लोग स्कैवेंजर्स में ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू द फूड चेन. आखिर फूड चेन होती क्या है? जैसे हमने ट्रॉफिक लेवल पर देखा कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज प्रोवाइडिंग द फूड टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज प्रोवाइडिंग द फूड टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. तो इसी को बेसिकली गाइस फूड चेन बोला जाता है. जैसे कि एक प्लांट पर हमारी काउ डिपेंडेंट है, काउ पर स्नेक एंड स्नेक पर ईगल, तो इसे बेसिकली हम लोग एक फूड चेन बोल सकते हैं. मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमारे प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर काउ से होते हुए, स्नेक से होते हुए पहुंच रही है हमारे ईगल के पास, तो इसे बोला जाता है फूड चेन. मतलब फूड चेन में क्या होता है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खा रही है एंड इसी के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि ट्रीज एंड द प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट इन द फूड चेन. उसके बाद हमारे हर्बीवोर्स आते हैं, देन हमारे कार्निवोर्स आते हैं. सिमिलरली जैसे ट्रॉफिक लेवल में था, पहले प्रोड्यूसर, देन हमारे हर्बीवोर, देन द प्राइमरी कार्निवोर एंड देन द सेकेंडरी कार्निवोर. मतलब इसमें भी क्या होगा कि प्रोड्यूसर है जो हमारा, वो खुद खाना बनाएगा एंड जो हमारा कंज्यूमर है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए. एंड कुछ कंज्यूमर्स को ही खा रहे हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं कार्निवोर्स. तो बेसिकली गाइस जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम लोग उनको एक ऑर्डर में रख दें उन सारी स्पीशीज को, तो उसे बोल सकते हैं हम लोग फूड चेन. Now coming to the types of the food chain. Guys, the first is the grass, मतलब grazing food chain. Grazing food chain में क्या होगा, पहले होगा प्रोड्यूसर, देन हमारा होगा हर्बीवोर. ग्रेजिंग बेसिकली कौन करते हैं, हर्बीवोर्स करते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे कि हमारी काउस, बफलोज, गोट्स, तो इनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स. एंड ये बेसिकली ग्रेजिंग कर रहे हैं हमारी ग्रास की, हमारे ट्रीज की. तो इस टाइप की जो फूड चेन होती है उसे बोला जाता है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसमें पहला होता है प्रोड्यूसर एंड देन होता है हमारा हर्बीवोर, उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर एंड द सेकेंडरी कार्निवोर. तो इसे बोला हमने ग्रेजिंग फूड चेन. नाउ कमिंग टू द डेट्रियस फूड चेन. गाइस डेट्रियस फूड चेन में जो सबसे पहली चीज प्रेजेंट होती है वो होता है हमारा डेड डिकेइंग मैटर. मतलब कि डेड प्लांट्स, डिकेइंग एनिमल्स, तो इन पर हमारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, फंजाई, वो सब आते हैं, इसको खाते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं. एंड इस तरह की फूड चेन को बोला जाता है डेट्रियस फूड चेन. नाउ कमिंग टू द टेरेस्ट्रियल फूड चेन. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड. जो भी फूड चेन बेसिकली लैंड पर होगी, लैंड इकोसिस्टम पर होगी, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन. जैसे कि हमारा ट्री फूड चेन हो सकती है, हमारी ग्रासलैंड हो सकती है. बेसिकली गाइस जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो ग्रास पर भी डिपेंड कर सकते हैं एंड हमारे ट्रीज पर भी. एंड ग्रास एंड ट्रीज इज प्रेजेंट ऑन द लैंड एंड दैट्स व्हाई दीज टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल फूड चेन. नाउ कमिंग टू द एक्वेटिक फूड चेन. एक्वेटिक मतलब पानी. तो जो भी फूड चेन हमारे पानी में होगी, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशियंस में, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन.
तो गाइस बेसिकली वहां पर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? वहां पर होती है हमारी एल्गी। आपने कभी ग्रीन कंपोनेंट देखा होगा एट द साइड्स ऑफ द लेक्स, इट इज बेसिकली द एल्गी। एंड एल्गी के पास भी होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो हमारे प्लांट्स की तरह एल्गी भी सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में खाना बनाती है, प्रोड्यूसर होती है वो, एंड उसे खाती हैं हमारी स्मॉल फिशेस, देन द लार्ज फिशेस एंड देन द वेल्स। एंड जब वो वेल मर जाएगी तो वो वहां पर शुरू होगी हमारी डेट्रियस फूड चेन, मतलब कि उस पर बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, फंजाई आ जाएंगे जो उसको करने वाले हैं खत्म, एंड न्यूट्रिएंट्स को करेंगे वो रिसाइकल। Now coming to the another thing that is the linear food chain। मतलब अगर एक ही स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पर डिपेंडेंट है, मतलब एक ही स्पीशीज है जो दूसरी स्पीशीज को खाना प्रोवाइड कर सकती है, एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, तो उसे बोला जाता है लीनियर फूड चेन। लेकिन गाइस स्टेबिलिटी ऑफ द लीनियर फूड चेन इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि मान लो कि हमारे ट्री पर सिर्फ हमारी काउ डिपेंडेंट थी, काउ पर स्नेक एंड स्नेक पर ईगल। तो अगर हम लोगों ने काऊ को निकाल दिया, बाय चांस काऊ एक्सटिंक्ट हो गई, तो होगा क्या? क्या आपको लगता है कि स्नेक प्लांट खाने वाला है, पेड़ पौधे खाएगा, ग्रास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वहां का इकोसिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक स्पीशीज गायब हो गई, जिसकी वजह से वहां की फूड चेन पूरी तरह से खराब हो गई, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाएगा एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर। नाउ कमिंग टू द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, मतलब अगर एक स्पीशीज पर एक से ज्यादा स्पीशीज डिपेंड करें अपने फूड के लिए, एंड दो स्पीशीज ऐसी हों जिन पर एक ही स्पीशीज डिपेंड कर रही है फूड के लिए, तो अगर दो तीन जो फूड चेन्स हैं उन्हें हम लोग क्रॉस लिंक कर दें, मतलब ट्री भी हो, ग्रास भी हो, हमारी काऊ हो, हमारी गॉट हो, हमारी शीप हो, ये बेसिकली अगर हम लोग इनको इंटरलिंक्ड कर दें एंड इनको कुछ फूड चेन बना दे, तो उसे बोलेंगे इंटरकनेक्टेड फूड चेन। तो गाइज इसमें क्या होगा कि स्टेबिलिटी बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर बाय चांस काऊ एक्सटिंक्ट भी हो गई तो यहाँ पर गॉड तो है खाने के लिए, एंड गॉड को हमारा स्नेक खा सकता है, एंड अगर स्नेक नहीं होगा वहां पर तो शायद डायरेक्टली हमारी ईगल भी खा सकती है। तो गाइज इससे क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन से किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए लीनियर फूड चेन ज्यादा हम लोग नहीं करते कि लीनियर फूड चेन हो, एंड हम लोग प्रेफर करते हैं इंटरकनेक्टेड फूड चेन। नाउ कमिंग टू द ग्रासलैंड फूड चेन, तो गाइस इसमें क्या होता है कि हमें पता ही चल रहा है ग्रासलैंड में होगी ग्रास, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो हमारी फर्स्ट स्पीशीज होगी वो होगी हमारी ग्रास। ग्रास पर ग्रेजिंग करने वाले हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, एंड प्राइमरी कार्निवोर्स को खाने वाले हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। एंड जब सेकेंडरी कार्निवोर्स मर जाएंगे तो उस पर आ जाएंगे बैक्टीरियाज, फंजाई, जहां पर शुरू हो जाएगी हमारी डेट्रियस फूड चेन। नाउ कमिंग टू द ट्री फूड चेन, आखिर ये ट्री फूड चेन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि गाइस एक ही ट्री बहुत सारे बर्ड्स को खाना प्रोवाइड कर सकता है। अभी हमारे जो बर्ड्स हैं उनके पेट में कुछ ना कुछ पैरासाइट्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, एंड बैक्टीरियाज के अंदर भी कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़े से पेड़ पर बहुत सारे बर्ड्स डिपेंडेंट हैं, बर्ड्स पर उनके पेट के अंदर पैरासाइट्स, एंड पैरासाइट्स पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ कमिंग टू द पॉन्ड इकोसिस्टम, गाइस पॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कोई भी वाटर बॉडी, कोई भी लेक इकोसिस्टम हो, तो यहाँ पर होती है एल्गी, छोटे छोटे प्लांट्स वहां पर उग जाते हैं जिन्हें हमारी स्मॉल फिशेस खाती हैं, फिर उन्हें बड़ी फिशेस खाती हैं, एंड लास्ट में वहां पर आती हैं वेल्स। वेल्स के मरने पर वहां पर आते हैं बैक्टीरियाज जो कि उसकी बॉडी को खाकर न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, सो दैट जो भी उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पाए। नाउ कमिंग टू द फॉरेस्ट फूड चेन, गाइस फॉरेस्ट में ग्रास भी होगी, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज सब कुछ होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मिक्सचर हो जाता है बहुत सारी फूड चेन्स का, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पीशीज ग्रेजिंग कर रही होंगी तो कुछ डिपेंड कर रही होंगी हमारी ट्री फूड चेन पर। इसलिए हम लोग ज्यादा अच्छे से फॉरेस्ट फूड चेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नाउ गाइस दिस इज द डिट्रियस फूड चेन, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पर हमारे कुछ पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे थे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा लिया हमारे बर्ड ने। ऐसे ही हमारी नीचे दी गई है
ग्रासलैंड फूड चेन। उसके बाद गाइज ये भी एक फूड चेन है, आप इसके बारे में आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक्वेटिक फूड चेन के बारे में आप देखिए कैसे हमारी छोटी छोटी एल्गी को हमारी छोटी फिशेस खाएंगी, देन बड़ी फिशेस, देन वेल्स, शार्क्स, एंड उसके बाद हमारी डिट्रियस फूड चेन शुरू हो जाएगी। गाइस एट लास्ट डिट्रियस फूड चेन तो आनी ही है ना, क्योंकि वहां पर डेड एंड डिकेइंग मैटर होगा। अभी उसको साफ करने के लिए स्कैवेंजर्स चाहिए होंगे, बैक्टीरियाज चाहिए होंगे, एंड दैट्स व्हाई हर फूड चेन की एंडिंग डिट्रियस फूड चेन की स्टार्टिंग से होती है। नाउ कमिंग टू द फूड वेब। गाइस फूड वेब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द फूड चेन। गाइस हमने इंटरकनेक्टेड फूड चेन के बारे में पढ़ा, तो अगर हम लोग बहुत सारी फूड चेन्स को इंटरकनेक्ट कर दें तो उसे हम लोग बेसिकली फूड वेब बोल सकते हैं, जिसमें एक स्पीशीज मोर देन 2 स्पीशीज पर डिपेंड कर रही है फॉर देयर फूड। एंड इस तरह से क्या होगा कि अगर एक स्पीशीज बाय चांस उस इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो बाकी स्पीशीज आपस में कुछ ना कुछ मैनेज करके इकोसिस्टम को अच्छे से सस्टेन कर पाएंगी। एंड ऐसा नहीं होगा कि एक स्पीशीज के खत्म हो जाने से बाकी स्पीशीज भी खत्म हो जाएं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिस इकोसिस्टम में फूड वेब होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती हैं, वहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो लीनियर फूड चेन कहीं भी नहीं होती। क्या आपको लगता है कि अगर ग्रास है तो उसको ग्रास ओपर्स में ही खाएंगे? क्या उसको सिर्फ काऊ खाने वाली है? नहीं, वहां पर गॉट भी होगी, शीप भी होगी, बफलोज होंगी, बर्ड्स भी खाएंगे। तो बेसिकली लीनियर फूड चेन तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जितनी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी उन फूड चेन्स की, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स की इंक्रीज होती जाएगी, वहाँ के इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फूड वेब होना चाहिए रेदर देन द फूड चेन। तो गाइस क्या आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे एक फूड वेब बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज पर दूसरी स्पीशीज डिपेंडेंट है, बल्कि एक स्पीशीज पर मोर देन 2 स्पीशीज डिपेंडेंट है, एंड एक स्पीशीज पर एंड 2 स्पीशीज पर एक स्पीशीज डिपेंडेंट है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने पर इकोसिस्टम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो भी गई तो दूसरी स्पीशीज उसकी वजह से एक्सटिंक्ट नहीं होंगी। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।